अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम लेकर के आए हैं ग्रेड 9 के यूनिट नंबर 2 दैट इज़ काइनेमेटिक्स। उसका एक नया लेक्चर कि जिसके अंदर हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस की बात करेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या हैं, उनकी डेरिवेशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो तीनों जो इक्वेशंस है हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उन तीनों की डेरिवेशंस आज हम कवर कर लेंगे। अच्छा, इक्वेशंस की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। ठीक है, आपने अभी तक जो चैप्टर के अंदर फार्मूला पढ़ा होगा, जो टॉपिक्स आपने कवर किए उसके अंदर काइनेमेटिक्स आपने पढ़ लिया, रेस्ट एंड मोशन की डेरिवेशन को आपने देख लिया, रिलेटिव मोशन देख लिया। ठीक है ना, उसके अलावा टाइप्स ऑफ मोशन, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ईटीसी, ये तमाम चीज़ें भी आप कवर कर चुके हैं। लेकिन अब तक जो एक फार्मूला आपके पास आया है सामने, वो कौन सा फार्मूला है? वो है S इज़ इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई टी। ये किसका फार्मूला है? ये है डिस्टेंस का फार्मूला, जहाँ पर S किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को या फिर डिस्प्लेसमेंट को, और V किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीड को या फिर वेलोसिटी को, और T किसको करता है? टाइम को। ठीक है, अब हमारे पास ये फार्मूला है। अगर हमें यहाँ से वेलोसिटी मालूम करना है या स्पीड मालूम करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू, ये t यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो इक्वल के बाद शिफ्ट करवाएंगे तो वहाँ जाकर डिवाइड कर जाएगा, तो ये जाएगा v इज इक्वल्स टू s अपॉन टी। तो यानी हमारे पास जो अभी फार्मूलाज मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो डिस्टेंस मालूम करने का या डिस्प्लेसमेंट मालूम करने का, और दूसरा किसका है? स्पीड का या फिर वेलोसिटी का। ठीक है, अब यहाँ पर सिनेरियो क्या है? सवाल सबसे पहले ये उठता है कि अक्सर लोग डेरिवेशन कर लेते हैं इक्वेशन मोशन की, लेकिन उनको यही समझ में नहीं आता आज तक कि ये इक्वेशंस बनी क्यों है, क्यों बनाई गई है, मतलब क्या लॉजिक थी ऐसी इन इक्वेशंस को बनाने की, और ये हमारे किस काम आती हैं। ठीक है, तो हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये हमारे किस काम आती हैं। तो उसको पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्सेलरेटेड मोशन किसे कहते हैं और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। मिसाल के तौर पर ये मान लीजिए कि एक गाड़ी है, ठीक है, जो किसी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मान लेते हैं कि इसकी रफ्तार है अभी कोई 20 मीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये इस पॉइंट ए से निकलती है और यहाँ से मूव करके कुछ यहाँ पॉइंट बी तक आ जाती है। ठीक है ना, गौर से समझिएगा कि कंडीशन हमारे पास क्या है। हमने एक गाड़ी को सपोज़ किया कि जिसकी रफ़्तार हमने मानी कि वो 20 की रफ़्तार पे चल रही है। ठीक है, पॉइंट ए से निकलती है और पॉइंट बी पर आ जाती है। अच्छा, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आने में जो उसको समय लगता है, जो वक्त लगता है, दैट इज़ मान लीजिए कि 2 सेकंड का लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर इस केस के अंदर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ मुझे डिस्टेंस क्या होगा या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप बता सकते हैं मुझे कि सर ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपके पास एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? S इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है ना, इस वाले फार्मूले को इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं क्या? डिस्टेंस। जैसे मिसाल के तौर पर कि रफ्तार कितनी है यहाँ पे 20 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 2 सेकंड है, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40 मीटर्स हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यानी यहाँ तक तो हमने डिस्टेंस मालूम कर लिया। ठीक है, अब लेकिन क्या हो कि अगर हम एक और कंडीशन की बात करें, सपोज़ करते हैं एक और कंडीशन यहाँ पे। मिसाल के तौर पर हमने एक बॉक्स को सपोज़ किया और ये बॉक्स जो है वो किसी सर्टेन हाइट पर है ग्राउंड से। ठीक है, और अभी ये रेस्ट में है, यानी आप समझ लें कि आपने इसको हाथ पे रखा हुआ है या किसी जगह पर है जहाँ पर ये स्टेबल मौजूद है। ठीक है, अगर कोई ये रेस्ट में है तो इसकी रफ्तार कितनी होगी? तो आप सब बता सकते हैं कि सर इसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूँ, ठीक है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, नीचे की तरफ ये आता है, फ्री फॉल मोशन करता है, तो इस केस में जाहिर सी बात है, तो कॉमन सेंस की बात है कि इसकी जो रफ्तार है उसमें बदलाव आएगा, कोई चेंज आएगा। ठीक है, और चेंज भी किस तरीके का आएगा कि रफ्तार कैसी हो जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक जब बॉडी नीचे की तरफ आती है, ठीक है, ग्राउंड की तरफ आती है, तो इसकी वेलोसिटी या इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि मिसाल के तौर पर हमने इस बॉक्स को ड्रॉप किया और ड्रॉप करके ये कुछ यहाँ तक आ गया। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड पर ही पहुँचे, हमने किसी भी एक पॉइंट पर इसकी पिक्चर ले ली या किसी भी एक पॉइंट पर हमने इसको मान लिया कि इस पॉइंट पर हम देखना चाहते हैं कि इसकी रफ्तार कितनी है। ठीक है, तो इसकी जो रफ्तार है उसमें बदलाव आया होगा, चेंज आया होगा, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी इनिशियल रफ्तार 0 थी, इनिशियल का मतलब ये होता है कि जब ये रेस्ट में था। ठीक है, अगर इसकी इनिशियल रफ्तार 0 थी तो यहाँ से जब यहाँ तक मूव करेगा तो इसकी रफ्तार में जो चेंज आएगा उसको हम कहेंगे कि भाई अब रफ्तार चेंज हो गई, तो ये जो इस पॉइंट पर हम रफ्तार मालूम करेंगे दैट इज़ नोन एज फाइनल स्पीड या फिर फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है या फाइनल स्पीड की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगी? क्या मुझे कोई बता सकता है ये वाली बात?
तो जाहिर सी बात है कि आप नहीं बता सकते। उसकी वजह यह है कि आपको क्या पता कि यहाँ पर कितनी रफ्तार होगी अनटिल और अनलेस कि आपको अदर जो पैरामीटर्स हैं काइनेमेटिक्स के या इस स्टेट ऑफ मोशन के वो ना दिए जाए। चले मैं आपको पैरामीटर्स भी देता हूँ। मैं कहता हूँ आपसे कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक इसको आने में जो समय लगा, जो वक्त लगा, वो मान लो कि कोई 2 सेकंड का लगा, ठीक है। अच्छा 2 सेकंड का लगा है। उसके अलावा मैं आपसे कहता हूँ कि चले यहाँ से, अच्छा टाइम कैसे, सवाल ही उठता है कि सर टाइम कैसे मालूम किया जा सकता है। देखिए एक सिंपल सी कंडीशन है कि मैंने एक कंडीशन सपोज करी कि भाई एक बॉक्स सर्टेन हाइट पर है, क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी बताई जा सकती है बगैर किसी फॉर्मूले को इस्तेमाल किए या बगैर किसी कैलकुलेशन के? तो आप कहेंगे बिल्कुल बताई जा सकती है सर, अगर वो रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब टाइम कैसे मालूम किया जा सकता है? क्या टाइम के लिए मुझे किसी फॉर्मूले की ज़रूरत है? वैसे तो एनालिटिकल मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन क्या हम इसको बगैर किसी फॉर्मूले के मालूम कर सकते हैं? तो बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब बॉक्स यहाँ पर था, रेस्ट पोजीशन पे था, तो आपने स्टॉप वॉच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, ठीक है। जब वो इस पॉइंट पर आया बॉक्स, तो आपने स्टॉप वॉच को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो आपको स्टॉप वॉच कुछ टाइम बता देगा। मिसाल के तौर पर स्टॉप वॉच में आया 2 सेकंड, तो इसका मतलब आप टाइम जो है वो विदाउट एनी फॉर्मूले, यानी किसी फॉर्मूले को इस्तेमाल किए बगैर मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें कोई फॉर्मूले की ज़रूरत पड़े। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूं, तो क्या फाइनल वेलोसिटी निकालने का कोई और तरीका है? क्या मैं इनमें से कोई फार्मूला लगा करके या कोई अपैरेटस यूज़ करके, कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके मालूम कर सकता हूं? तो ये यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करें S इज V मल्टीप्लाई बाई टी वाला, और V को यहाँ पर इंडिपेंडेंट कर दें, T को वहाँ ले जाएँ, तो T यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो भाई मुझे ये बताएं कि क्या इस वाले फार्मूले को इस्तेमाल करके आप फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो फॉर्मूले आपने अब तक पढ़े हैं, S इज V मल्टीप्लाई बाई टी वाला या V इज S डिवाइड बाई टी वाला, ये दोनों फार्मूलाज जो हैं ये एक ख़ास स्टेट की तरफ इशारा करते हैं। और उस ख़ास स्टेट का नाम क्या है? उस ख़ास स्टेट का नाम है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। बात समझ में आ रही है? यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने स्टेट यहाँ पर डिस्कस किए ना, जो गाड़ी वाली एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर, ये वाली एग्जाम्पल, ये एक ख़ास स्टेट है फिज़िक्स की जिसको हम बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक हो गया। अब समझने वाली बात यह है कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है। भाई मतलब ये होता है कि आप एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन हम कहते हैं कि वेलोसिटी में या स्पीड के अंदर चेंज आना। अब जब स्पीड में चेंज ही नहीं आया, आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कोई स्पीड में चेंज आया है? तो आप बोलेंगे सर नहीं आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्पीड के अंदर कोई बदलाव या कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही स्पीड दी हुई है खाली, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये एक ही स्पीड आपको दी हुई है। तो अगर स्पीड में बदलाव नहीं आया, यहाँ पर कोई इनिशियल, कोई फाइनल वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ नहीं हुआ, ठीक है ना, तो अगर स्पीड के अंदर चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब इस वाले केस के अंदर एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? 0। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन 0 हो गई, तो इस टाइप की स्टेट का हमने फिजिक्स में नाम रखा हुआ है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ, दैट इज़ ये वाली बॉक्स वाली कंडीशन। अगर आप इस स्टेट को देखें तो इसमें बॉडी की जो रफ्तार है वो दो अलग अलग रफ्तार मौजूद है इसके अंदर। जब ये बॉक्स रेस्ट के अंदर था तो इसकी रफ्तार कैसी थी? इनिशियल। और जब ये बॉक्स किसी पॉइंट पर आया तो इसकी रफ्तार कैसी हो गई? फाइनल, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जाहिर सी बात है कि रफ्तार के अंदर क्या आया है? चेंज आया है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर चेंज आया है रफ्तार में, ठीक है ना। पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। और फाइनल के पॉइंट पर आकर ज़ाहिर है 0 तो नहीं होगी ना कोई चेंज आ जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर जब फाइनल पर पहुँचा तो इसकी रफ्तार हो गई 10 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जाम्पल। ज़ाहिर 0 तो नहीं हो सकती ना, जब ये आपने बॉक्स को ड्रॉप कर दिया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रफ्तार 0 नहीं हो सकती, इसके अंदर चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चेंज आया है, इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन, ठीक है ना। आपने पढ़ा ना कि एक्सेलरेशन बराबर होती है किसके? Vf माइनस वी आई डिवाइड बाई टी के, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, दैट इज़ योर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर बॉडी ने क्या किया है? एक्सेलरेट किया है, ठीक है। इसके अंदर बॉडी ने क्या किया है? एक्सेलरेट किया है। और अगर बॉडी ने इसके अंदर एक्सेलरेट किया है तो इस टाइप के मोशन का या इस टाइप की स्टेट का हमने नाम रखा हुआ है क्या? एक्सेलरेटेड मोशन। क्या नाम रखा हुआ है इसका? एक्सेलरेटेड मोशन।
तो यहाँ पर हमारे पास फिजिक्स के अंदर दो डिफरेंट स्टेट्स हैं, एक है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा है एक्सेलरेटेड मोशन। जिसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो है, यानी जिसके अंदर स्पीड का चेंज नहीं आया, उसके अंदर आपको अगर कोई प्रॉब्लम दी जाए तो आप बहुत आसानी के साथ ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके, दैट इज़ एस इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाई टी वाला, या फिर वी इज इक्वल्स टू एस डिवाइड बाई टी वाला, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ गई जहाँ पर स्पीड में चेंज आ जाए या जहाँ पर एक्सेलरेशन मौजूद हो, उसके अंदर आप एस इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाई टी लगा करके या वी इज इक्वल्स टू एस डिवाइड बाई टी लगा करके इस सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो बात समझ में आ रही है कि दो अलग अलग कंडीशंस हैं। तो हमने किस कंडीशन के लिए इक्वेशन मोशन को डिफाइन किया, तो हमने एक्सेलरेटेड मोशन की कंडीशन के लिए इक्वेशन मोशन को डिफाइन किया। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। बहुत सारे लोगों को डेरिवेशन भी आती है, ये भी पता होता है कि इक्वेशन मोशन डिराइव कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये हमने डिराइव की क्यों थी, इसकी वजह क्या पेश आई थी, क्या ऐसा रीज़न था, क्या ऐसा कॉज था कि जिसके लिए हमने इक्वेशंस बनाई हैं। ठीक है, तो कॉज ये था कि जब हमारे पास ऐसी कोई स्टेट आ जाए कि जिसके अंदर एक्सेलरेशन मौजूद हो, तो उस टाइप की स्टेट को सॉल्व करने के लिए हमें कोई फार्मूला चाहिए था, और उस फार्मूले को डिराइव करने के लिए हमने यहाँ पर इक्वेशन मोशन बनाई है। ठीक है, अब अगर हम इस स्टेट की बात करें जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है, ये बॉक्स वाली, ठीक है, तो इसके अंदर हमें टाइम पता था। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि भाई टाइम बताया जा सकता है बाय यूजिंग स्टॉप वॉच। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो आप खुद से बता सकते हैं, अगर बॉडी रेस्ट में थी तो कितनी थी, 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नहीं पता, यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू नहीं पता। अच्छा, सवाल ये उठता है कि अगर कोई बॉक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रहा है, यानी फ्री फॉल मोशन कर रहा है, तो क्या हमें उसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू पता होती है? तो बिल्कुल आपको पता होती है। उसकी वजह क्या है कि जब आपने ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में छोड़ा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, यहाँ पर ए बराबर होना चाहिए स्मॉल जी के, दैट इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू भी आपको पता है कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन भी पता है। क्या नहीं पता आपको, तो आपको यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। तो इस फाइनल वेलोसिटी को मालूम करने के लिए हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, और उस एक्सप्रेशन का नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे निकलते हैं जी। तो अब हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास टेक्निकली फिजिक्स के अंदर जो है वो तीन टाइप के, वैसे तो चार हैं, लेकिन आपके 9 के कोर्स के अंदर खाली तीन टाइप के इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास पहली टाइप की इक्वेशन है, दैट इज़ नोन एज वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, अच्छा, ये रिलेशन डिफाइन करती है किसका, ये रिलेशन डिफाइन करती है वेलोसिटी या फिर स्पीड का और टाइम के दरमियान में। बेसिकली हमने रिलेशनशिप्स डिफाइन किए हुए। तो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये रिलेशनशिप है किसका, वेलोसिटी का और टाइम का। उसके बाद आती है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये आपके पास रिलेशनशिप है किसका, डिस्टेंस का या फिर डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये होती है आपके पास 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, और ये है रिलेशनशिप किसका, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन जो है वो किस रिलेशनशिप की बात करती है। तो अभी हम बात करने लगे हैं किस पर, फर्स्ट इक्वेशन मोशन पे, क्योंकि हमने केस का स्टडी किया कि अगर ऐसी कोई स्टेट आ जाए तो उसमें हमें वी एफ निकालने के लिए कोई फार्मूला चाहिए। तो वी एफ निकालने के लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो आते हैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैंने कहानी लिखी हुई है, ठीक है, ये कहानी आप खुद भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दी पहले से ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। ठीक है ना, कहानी क्या है, ये वही कहानी है जो अभी मैंने आपको समझाई है कि सपोज अ बॉडी, यानी मान लेते हैं कि एक बॉडी है, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी मूव कर रही है किसके साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म लफ्ज़ का मतलब होता है कांस्टेंट या फिर रिमेन सेम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो चेंज आएगा, जो चेंज आएगा किसके अंदर, स्पीड के अंदर या फिर वेलोसिटी के अंदर। ठीक है ना, चलें यहाँ पर वेलोसिटी यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा सही रहता है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्पीड का वेलोसिटी का क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो हमेशा कैसे होगा, वो होगा हमेशा सेम रेट पर। ये मतलब होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, मिसाल के तौर पर कि आपने क्या किया, एक बॉक्स को ड्रॉप किया, एक बॉक्स है, इसको आपने ड्रॉप कर दिया सर्टेन हाइट से। ठीक है, अब ये बॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है
वो कौन दे रहा है इसको, कौन है जो इसकी रफ्तार को चेंज करवाता है, तो वो है आपके पास ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर ये बॉडी जब रेस्ट में थी तो इसकी रफ्तार थी, मान लेते हैं जीरो इनिशियल रफ्तार, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो अगले ही लम्हे यानी 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद जो इसकी रफ्तार हो जाएगी वो बढ़ करके हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद जब ये अगले सेकंड में आएगा तो अगले सेकंड में इसकी रफ्तार यानी 2 सेकंड के बाद इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, 19.6 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉडी है इसकी रफ्तार में जो बदलाव आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, वो कैसा है, हमेशा सेम चेंज आ रहा है, सेम रेट पर चेंज आ रहा है, क्योंकि लगने वाली एक्सेलरेशन जो है वो कैसी है, कांस्टेंट, क्योंकि ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू उसमें बदलाव नहीं आ रहा। तो इसका मतलब लगने वाली एक्सेलरेशन कैसी है, सेम है। तो अगर लगने वाली एक्सेलरेशन सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बदलाव आएगा स्पीड के अंदर वो भी कैसा होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, सेम रेट पर वेलोसिटी का चेंज होना, ठीक है। तो हमने ये कहा कि भाई सपोज आ बॉडी, मान लेते हैं कि एक बॉडी है इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जो है वो मूव कर रही है ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल टी, यानी कुछ वक्त गुजर जाने के बाद इट्स इनिशियल वेलोसिटी वी आई चेंजेस। तो जाहिर सी बात है कि जब कुछ वक्त गुजर जाएगा, एक बॉक्स से मान लेते हैं यहाँ पर, इसकी अभी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि अभी किस में है, रेस्ट में। जब आपने ड्रॉप कर दिया तो ड्रॉप करने के बाद मान लें यहाँ तक पहुँच गया है ये, तो यहाँ तक पहुँचने में इसको कुछ वक्त लगेगा, कुछ टी टाइम लगेगा। तो टी टाइम गुजर जाने के बाद जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो बदल कर क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो यही वाली बात वहाँ पर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम डिनोट करते हैं किससे, वी एफ के साथ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करने लगेंगे कि डेफिनेशन किसकी लगाएंगे हम यहाँ पर, एक्सेलरेशन की। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि भाई जब वी आई यहाँ पर मौजूद है और वी एफ भी आ गया आपके पास, यानी वी आई से वी एफ का सफ़र क्या होता है, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी हो गया ना। जब चेंज इन वेलोसिटी हो गया तो हमारे पास एक फार्मूला है एक्सेलरेशन का। क्या फार्मूला है, ए इज़ इक्वल्स टू, अगर आपको याद हो तो, ए इज़ इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। यही फार्मूला है ना एक्सेलरेशन का, आपने पढ़ा है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, किसका फार्मूला आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया। अगर एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको मिल गया, ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से आप वी एफ के लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उसके लिए करना ये होता है कि जिस चीज़ को हम मालूम करना चाहते हैं, जिसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहते हैं, उस चीज़ को हम इंडिपेंडेंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो टाइम मौजूद है, जो टी मौजूद है यहाँ पर, ये टी जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड। जब आप इसको इक्वल के बाद शिफ्ट करवा देंगे तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय टी, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए टी। और इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा वी एफ माइनस वी आई, ठीक है ना। अब हमें मालूम करना है क्या, वी एफ, तो इस माइनस के वी आई को हटाना पड़ेगा। तो ये जो माइनस का वी आई है जब ये इक्वल के बाद शिफ्ट होगा तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का वी आई, यानी ए टी प्लस वी आई हो जाएगा। और आपके पास वी एफ क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू वी एफ, ठीक है। इसी को हम अरेंज करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिस चीज़ को हम मालूम कर रहे होते हैं, जिसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं, उस चीज़ को हम लेफ्ट साइड पर लिखते हैं, तो इसको हम वी एफ को लेफ्ट पर लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा वी एफ और वी आई बराबर, सॉरी वी एफ बराबर वी आई प्लस ए टी के। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास सामने आया है, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास किसका, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो यहाँ पर आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन डिराइव हो गई है, ठीक है। रिलेशनशिप किसका है, ये वेलोसिटी का और टाइम का। क्या मतलब होता है इस बात का, मतलब ये होता है कि जब आपको टाइम की वैल्यू पता हो, जब आपको वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पता हो, तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन, ठीक हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़ें। अच्छा भाई, अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, अच्छा ये आपको बात समझ में आई कि ये जो हमने फार्मूला बनाया था ये ऐसे टाइप की स्टेट के लिए बनाया था। एक बात और समझा दूं आपको कि यहाँ पर मैं कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ फ्री फॉल मोशन की, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी की, ठीक है। लेकिन ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही ऐसी कंडीशन है कि जिसमें अप्लाई की जा सकती है इक्वेशन मोशन, ऐसा हरगिज़ नहीं होता, ठीक है ना। डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं, डिफरेंट कंडीशन हो सकती है कि जहाँ पर इक्वेशन मोशन अप्लाई की जा सकती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन मोशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन मोशन के लिए भी एक कंडीशन मान लेते हैं कि भाई हमने एक बॉक्स सपोज किया, ये रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0। ये सर्टेन हाइट पर है ग्राउंड से, हमने इसको ड्रॉप किया तो कुछ टी टाइम गुजर जाने के बाद ये यहाँ तक पहुँच गया और हमें इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी पता लग गई, ठीक है, जिसको हम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन मोशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ
कि यहाँ से यहाँ तक इसने कितना फासला कवर किया, यानी इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मैं डिस्टेंस निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। तो अगर मुझे डिस्टेंस की वैल्यू मालूम करनी है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो फर्स्ट इक्वेशन मोशन थी उसको इस्तेमाल करके मैं डिस्टेंस की वैल्यू निकाल नहीं सकता, तो उसके लिए मुझे एक और इक्वेशन चाहिए। तो वो जो इक्वेशन मुझे बनानी है जिसमें मैं डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकूं वो मैंने बनाई है एज ए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस लिए बनाई गई थी? डिस्टेंस मालूम करने के लिए। यहाँ पर हमने इसकी कहानी में लिखा हुआ भी है, द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइंस द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल टी। कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस चीज़ के बारे में वजाहत करती है? डिस्टेंस के बारे में, कि आप डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं किसी भी सिस्टम का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, कि जब वो कुछ वक्त गुजर जाए, ठीक है, कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी में चेंज आ जाए और वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर ले। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर हम मालूम करते हैं क्या? डिस्टेंस। तो हमने कहा कि भाई सेकंड इक्वेशन मोशन डिटरमाइन करती है क्या? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल टी, यानी कुछ वक्त गुजर जाने के अंदर जो उसने डिस्टेंस कवर किया, फासला कवर किया, वो हमें मालूम करना है। वाइल अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम अ नॉन इनिशियल वेलोसिटी। क्या मतलब वो इस बात का कि जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है किसी नॉन इनिशियल वेलोसिटी का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। नॉन का मतलब ये हुआ कि ये उस केस में अप्लाई किया जाएगा कि जहाँ पर हमें पता है कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ठीक है ना। तभी हमने कहा कि नॉन इनिशियल वेलोसिटी। तो जैसे अभी हमने ये वाली कंडीशन डिस्कस की कि जब बॉडी रेस्ट में थी तो हमें पता है कि वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? 0 के बराबर। तो ऐसे केस के अंदर हम यूज़ करते हैं, इस केस को हम यूज़ करते हैं सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसी कंडीशन को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल स्पीड आपको पता है, और क्या कहते हैं, टाइम की वैल्यू निकाली जा सकती है बाय यूजिंग स्टॉप वॉच या फिर कोई और चीज़, ठीक है। अब मुझे बताएं कि वी एफ अगर मुझे निकालना है तो वी एफ निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगी? इक्वेशन ऑफ मोशन। चले मैं एक लम्हे के लिए बात करता हूँ कि मुझे यहाँ पर वी एफ की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब मुझे वी एफ की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वी एफ निकालने के लिए भी हमें एक फॉर्मूला चाहिए ना। तो मैं मानता हूँ कि भाई वी एफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी मैं इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ कि बॉडी की जो वैल्यू है वो सर्टेन पॉइंट्स पर कितनी थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब इसने इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक का सफ़र किया होगा तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो स्पीड है उसमें चेंज आया होगा। तो वो जो चेंज आया होगा मैं उसमें पॉइंट टू पॉइंट इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि हर पॉइंट पर क्या चेंज आया। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ से जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बॉडी पहुँची है तो इसकी एवरेज रफ्तार कितनी रही होगी। तो अगर मुझे एवरेज रफ्तार की बात करनी है तो मैं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे निकालते हैं? किसी भी चीज़ का एवरेज सम करवा देते हैं उन वैल्यूज़ को जिनका आप एवरेज निकालना चाह रहे हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू से करवा देते हैं। तो यहीं पर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया एवरेज वेलोसिटी का, कि एज वी नो दी एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है किसके? वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाई 2 के। यानी अगर मुझे दोनों वेलोसिटी का एवरेज मालूम करना है, दोनों मतलब कौन सी? एक इनिशियल और दूसरी फाइनल, ठीक है। इनका अगर मुझे एवरेज मालूम करना है तो मैं इन दोनों को सम करवाऊंगा और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी। टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पर 2 है, एक इनिशियल दूसरी फाइनल। तो डिवाइड बाय किससे करवा दूंगा? 2 के साथ। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर लेकर के चलूँगा, इस कंडीशन को यूज़ करूँगा, और इस कंडीशन के लिए हमें फार्मूला जो निकालना है उसको निकालने के लिए मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। बात समझ में आ गई कि वी एवरेज का फार्मूला लगा रहे हैं जो कि बराबर होता है किसके? वी आई प्लस वी एफ के, और डिवाइड बाय 2 के, ठीक है। सोचने वाली बात यह कि मैंने अभी कहा था कि भाई इस कंडीशन के अंदर अगर मैं वी एफ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यानी मुझे नहीं पता कि वी एफ क्या है, तो उसके बगैर भी मुझे आना चाहिए डिस्टेंस मालूम करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस वी एफ को एलिमिनेट करना चाहेंगे। जो वी एवरेज के फार्मूले में वी एफ आ रहा है ना, इस वी एफ को हम चाहेंगे कि ये एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। क्या करेंगे इसको एलिमिनेट करने के लिए? तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे इसका, अभी हमने पीछे ड्राइव किया कि वी नो दैट, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। वी नो दैट, हमें पता है कि भाई वी एफ बराबर होता है किसके? वी आई प्लस ए टी के। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं किसको एलिमिनेट करने के लिए? वी एफ को एलिमिनेट करने के लिए। यानी वी एफ की प्लेस पर हम सब्सटीट्यूट करवा देंगे वी एफ की वैल्यू, दैट इज़ वी आई प्लस ए टी। तो आपके पास यही ऊपर वाला फॉर्मूला जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी? देन इक्वेशन नंबर 1 जो है आपकी वो कुछ ऐसे बन जाएगी कि वी एवरेज बराबर हो जाएगा किसके? वी आई के। वी आई एज इट इज़ आ जाएगा, और वी एफ की प्लेस पर आप क्या लगा देंगे? वी एफ की वैल्यू, दैट इज़ वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ को हमने हटा दिया, इसकी प्लेस पर क्या आ गई? वी एफ की वैल्यू आ गई, दैट इज़ वी आई प्लस ए टी। क्योंकि इक्वेशन का मतलब यही होता है ना कि दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो आप वी एफ लिखें या आप वी आई प्लस ए टी लिखें, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई।
अब मैथ्स का एक सिंपल सा रूल है कि आपके पास अगर लाइक टर्म्स हो तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर लिखा हुआ है a प्लस ए, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2 है। तो सिमिलरली यहाँ पर आप देखें कि एक वी आई आपके पास ये वाला है और एक वी आई आपके पास ये वाला है, तो दो वी आई हमारे पास मौजूद है। तो अगर हम वी आई में वी आई सम करवा दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके पास 2 वी आई के। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला आपके पास वी एवरेज इज इक्वल्स टू 2 वी आई प्लस ए टी डिवाइड बाय 2। बात समझ में आ गई, क्योंकि दो वेलोसिटीज़ है ना, यहाँ पे दो इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं, वी आई प्लस वी आई, तो दोनों लाइक टर्म्स हैं, आपस में ऐड किया जा सकता है, तो हमने इनको ऐड करवा दिया। ऐड करवा दिया तो कितने वी आई हो गए आपके पास, 2 वी आई हो गए। तो वी एवरेज बराबर हो गया है 2 वी आई के, और प्लस ए टी एज इट इज़ आ गया, और डिवीजन में 2 भी एज इट इज़ आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई मसला परेशानी नहीं है। अब मैथ्स का एक और रूल है कि अगर आपके पास ऊपर दो टर्म्स है, दो टर्म्स कैसे हैं, एक तो ये वाली टर्म है 2 वी आई, और फिर प्लस के बाद दूसरी टर्म क्या है, ए टी है। अगर आपके पास क्या कहते हैं न्यूमरेटर में अगर आपके पास दो टर्म्स हैं, एक 2 वी आई है और दूसरा क्या है ए टी, और डिनोमिनेटर में एक टर्म है दैट इज़ 2, तो इसके अंदर हम एलसीएम ब्रेक का रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि क्या, हम इस 2 को दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे, लेकिन लिखते हैं यहाँ पर, तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी एवरेज इज इक्वल्स टू 2 वी आई डिवाइड बाई 2, यानी जो ये 2 है ये 2 वी आई के साथ भी आ जाएगा और प्लस ए टी के साथ भी आ जाएगा, तो ए टी अपॉन 2 हो जाएगा। ये हमने किया क्यों, इसलिए किया भाई ताकि सिंप्लीफाई कर सकें, इस इक्वेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए आसान कर सकें। ठीक है, बात समझ में आ गई कि हमने एलसीएम ब्रेक कर दिया। ये 2 यहाँ पर देखें आप, इस वाले में ये 2 आपके पास क्या था, दोनों के नीचे था, वी आई के नीचे भी था और ए टी के नीचे भी था, तो हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, यानी 2 वी आई अपॉन 2 और फिर ए टी अपॉन 2। अच्छा भाई, अब यहाँ पर देखें इस 2 से ये 2 कैंसिल किया जा सकता है, तो अगर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा वी एवरेज इज इक्वल्स टू वी आई। और मैथ्स का एक और रूल ये है कि अगर हम नंबर को सेपरेट करना चाहें वेरिएबल के साथ, तो यहाँ से ये 2 आ जाएगा और 2 के ऊपर क्या आना चाहिए, ज़ाहिर 1 आना चाहिए, क्योंकि आप सेपरेट कर रहे हैं तो ऊपर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये आपका वेरिएबल हमने अलग कर दिया, नंबर को अलग कर दिया और वेरिएबल को अलग कर दिया, यानी ये a2 अपॉन 2 था ना, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 अपॉन 2 यानी हाफ ए टी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये कि यहाँ पर इक्वेशन तो आपकी बन गई है, लेकिन क्या इक्वेशन हमें वी एवरेज के लिए मालूम करनी थी, तो ऐसा तो नहीं है, हम तो डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं। तो अगर हम डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं तो हमें इस इक्वेशन को बनाना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस का फार्मूला, जो आप पढ़ के आ चुके हैं। क्या फार्मूला होता है, एस इज इक्वल्स टू ऐसे वी एवरेज इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। आपको पता है ना स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। अच्छा, वी एवरेज बोलें या v बोलें एक ही बात है, वहाँ पर जो हम वेलोसिटी यूज़ करते हैं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर, वो एक्चुअल में क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। तो v एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एक और क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस वी एवरेज को एलिमिनेट करना है हमें, क्योंकि ये वी एवरेज के लिए तो हमें नहीं बनानी इक्वेशन। तो इसकी प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर इसकी प्लेस पर हम लिख देंगे एस अपॉन टी, जो कि इसका फॉर्मूला है एस अपॉन टी इज इक्वल्स टू वी आई प्लस 1 अपॉन टू ए टी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, हमें इक्वेशन बनानी है किसके लिए, खाली डिस्टेंस के लिए, तो टाइम की वैल्यू को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमें अगर टाइम यहाँ से हटाना है तो ये टी यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड, जब इक्वल के बाद शिफ्ट करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा। समझने वाली बात ये कि जब ये इक्वल के बाद जाएगा तो ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, यानी वी आई के साथ भी करेगा और हाफ ए टी के साथ भी करेगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे आप कि एस इज इक्वल्स टू वी आई प्लस 1 अपॉन 2 यानी हाफ ए टी, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास टाइम। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात कि आपने क्या किया, ये जो टाइम यहाँ पर डिवाइड कर रहा था इसको इक्वल के बाद ले गए ताकि ये क्या करें, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करें, और आपके पास एस क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, एस इज इक्वल्स टू, अब ये टी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वी आई के साथ भी और हाफ ए टी के साथ भी, तो जब ये वी आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा एस इज इक्वल्स टू वी आई टी, और जब ये हाफ के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टू ए,
और t इंटू टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये t जो है वो दोनों के साथ करेगा, इसके साथ भी और फिर इसके साथ भी। जब आपने इस t को vi के साथ करवाया तो ये vi t हो गया, और जब हाफ ए टी के साथ करवाया तो हाफ ए तो एज इट इज आ जाएगा, और t दो हो गए तो यहाँ पर t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास डेरिवेशन है किसकी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, और इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके हम मालूम कर सकते हैं क्या, डिस्टेंस। समझ में आ गया यहाँ तक। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। ये भी बहुत जल्दी से इसको ड्राइव करते हैं। बेसिकली थर्ड इक्वेशन इसलिए बनाई गई कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि जहाँ पर हमें टाइम ही ना दिया जाए, यानी टाइम की वैल्यू ही हमें नहीं पता, तो टाइम की वैल्यू के बगैर अगर हमें डिस्टेंस निकालने को कहा जाए या स्पीड निकालने को कहा जाए तो हम कैसे मालूम करेंगे। तो उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हमने बनाई है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये रिलेशनशिप है किसका, वेलोसिटी का और डिस्टेंस का, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी केस वही है कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्मली क्या कर रही है, एक्सलेट कर रही है, यानी उसकी जो रफ्तार है वो सेम रेट पर चेंज हो रही है, ठीक है। और इसके अंदर टाइम इंटरवल हमें नहीं पता। तो अगर टाइम इंटरवल नहीं पता हो तो उसके लिए हमने जो इक्वेशन बनानी है वो क्या कहलाती है, हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम इसको डिराइव करने के लिए यूज़ करेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, दैट इज़ वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली इस इक्वेशन को हमने डिराइव किया है दोनों इक्वेशन की हेल्प से, यानी फर्स्ट इक्वेशन भी इस्तेमाल करेंगे इसमें और सेकंड भी करेंगे इस चीज़ को ड्राइव करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या है, वी एफ बराबर है किसके, वी आई के प्लस ए टी के, सही है भाई। अब यहाँ पर हमें अगर इसको ड्राइव करना है थर्ड इक्वेशन को, तो हम क्या करेंगे, इस पर हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। वो चेंजेस ये करते हैं कि इस पर हम अप्लाई कर देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन किसके लिए बनी हुई है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन बनी हुई है फाइनल वेलोसिटी के लिए। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस इक्वेशन में से टाइम को हम एलिमिनेट कर दें, और टाइम को एलिमिनेट करके इसमें क्या शामिल कर दें, डिस्टेंस शामिल कर दें, ताकि अगर हमें टाइम नहीं भी दिया जाए तो उसके बगैर भी हम डिस्टेंस और वेलोसिटी मालूम कर सकें, ठीक है। जब हम इस इक्वेशन पर, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जब हम इस पर स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगी ऐसे, वी एफ बराबर वी आई प्लस ए टी के, और इस पर हमने स्क्वेयरिंग करी है दोनों साइड पर। तो स्क्वेयरिंग कैसे करेंगे आप, स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड पर, तो ये हो जाएगा वी एफ का स्क्वेयर बराबर वी आई प्लस ए टी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इक्वल के दोनों तरफ हमने क्या अप्लाई कर दिया, स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब जब आप इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वी एफ का स्क्वायर, ठीक है। और इस वाली कंडीशन को अगर आप देखें वी आई प्लस ए टी वाली, तो इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। कौन सा वाला, अगर आप वी आई को सपोज करते हैं कि वो ए के बराबर है और ए टी को मान लेते हैं कि बी के बराबर है, तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं इसमें। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इसको डिराइव करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब आप इस पर एक्सपेंजन करेंगे यानी वी आई प्लस ए टी को आप ए प्लस क्या कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के अंदर एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे कि अभी हमारे पास ये है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, इसको हम लिखते हैं किस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी आई, तो ये हो जाएगा वी आई का होल स्क्वायर, क्योंकि आपके पास फॉर्मूले में क्या है, ए का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू का स्क्वायर हो गया, प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी है वी आई, बी की वैल्यू कितनी है ए टी, और फिर b का स्क्वायर मतलब ए टी का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। हमने क्या किया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में था ना ये ब्रैकेट, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, जहाँ पर a बराबर था हमारे पास किसके, वी आई के, और b बराबर था हमारे पास किसके, ए टी के। तो अगर a का स्क्वायर हुआ तो वी आई का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2, a की वैल्यू वी आई, b की वैल्यू ए टी, और फिर b का स्क्वायर मतलब ए टी का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस 2 वी आई ए टी, और फिर a का स्क्वायर और t का स्क्वायर। हमने क्या किया, जो ब्रैकेट्स थे इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। जब ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा पहला वाला, तो वी आई स्क्वायर बन जाएगा,
ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले ब्रैकेट ओपन होंगे तो क्या बन जाएगा 2vi at एक साथ लिखे जाएंगे, और फिर जब ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो a पर भी स्क्वायर आ जाएगा और t पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है, हम चाहते हैं t की वैल्यू को एलिमिनेट करना, तो t की वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक काम करेंगे इजाफी, वो काम ये करेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर हम एक सपोजिशन करेंगे। वो सपोजिशन ये करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे 2 विद ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। यानी हम क्या करवाएंगे यहाँ पे, ये जो ए स्क्वायर और टी स्क्वायर है इसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। अब वो क्यों करवाएंगे उसकी वजह भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा इस काम को करने से पहले आप एक काम और कर सकते हैं इसको मज़ीद अपने लिए आसान करने के लिए। वो काम ये कि जो वी आई स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है, इस वी आई स्क्वायर को इक्वल के बाद शिफ्ट करवा दें, यानी वहाँ भेज दें। तो ये अभी प्लस का है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, बराबर हो जाएगा किसके, 2vi at और प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर के। अब आप वो वाला काम करवाएं तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। कौन सा वाला काम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2, यानी हम 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे किसके साथ, विद ए स्क्वायर और टी स्क्वायर के साथ। अच्छा मैथ्स के अंदर, यानी क्योंकि हम यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैथ्स के अंदर हर वो चीज़ जायज़ है कि जिसको रिवर्स किया जाए तो आपके पास जो आपका प्रीवियस स्टेप है वो अपनी असल हालत में आ जाए। यानी कि अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं 2, तो हमें डिवाइड भी करवाना पड़ेगा 2, ताकि 2 से 2 अगर कैंसिल हो जाए तो वापस से आपका स्टेप जो है वो अपनी असल हालत के अंदर आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, क्यों करवाएंगे उसकी वजह भी सामने आ जाएगी आपके, कैसा हमने क्यों किया है यहाँ पे, ठीक है। तो हम करवाते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर बराबर हो गया किसके, 2vi at के और प्लस 2/2 ए स्क्वायर और टी स्क्वायर के, ठीक है ना। 2 को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया किसके साथ, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे किसको एलिमिनेट करने के लिए, टाइम को एलिमिनेट करने के लिए। तो सेकंड इक्वेशन आपको याद है, सेकंड इक्वेशन किसके बराबर होती है, तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि हमें पता है कि भाई किसके बराबर है, एस बराबर है किसके, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। तो अगर इस जगह पर, यानी इस वाली जगह पर, ये जो जगह है हमारे पास, अगर इस जगह पर मैं ये एक्सप्रेशन बनाना चाहता हूँ वी आई टी और हाफ ए टी स्क्वायर प्लस का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं यहाँ पे, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा यहाँ से, अच्छा कॉमन क्या, अच्छा ये 2 यहाँ पर मिट गया, ठीक है। क्या निकालेंगे कॉमन यहाँ से, तो आप निकालेंगे सबसे पहले 2 कॉमन, ठीक है, और उसके साथ आप कॉमन निकालेंगे यहाँ पर a, 2a कॉमन निकालेंगे। जब आप 2a कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म के अंदर से, फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारे पास, 2vi at है, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा आपके पास, vi बचेगा क्योंकि 2 बाहर जा चुका है, और a भी बाहर चला गया तो क्या बचेगा यहाँ से t बचेगा। बात समझ में आ गई कि हमने इन दोनों टर्म्स में से 2 और a को कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए सेकंड टर्म में से क्या बचेगा, प्लस के बाद देखिए एक 2 बाहर जा चुका है तो यहाँ पर तो ऊपर क्या बचेगा 1, और डिवीजन में क्या रहेगा 2, क्योंकि एक ही 2 बाहर गया तो जो ऊपर वाला 2 है उसकी प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए 2 थे, एक बाहर निकाल दिया तो एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर, और टी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सवाल ये उठता है कि सर इसमें तो टी भी कॉमन निकल रहा था, भाई टी कॉमन ज़रूर निकल रहा था, लेकिन हमें बनाना क्या है, हमें ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर टी को कॉमन नहीं निकाला। आप देखें बिल्कुल इसके जैसा बन गया ना, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के जैसा। तो हम इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके साथ सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं, यानी इसकी प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एस के बराबर। तो आप यहाँ पर मैंशन भी कर दें कि भाई वी नो दैट एस बराबर होता है किसके, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पर इसकी प्लेस पर यूज़ कर रहा हूँ क्या, एस, ठीक है। तो अगर हम इसको यहीं पर ही कर दें इसी के सामने, ताकि समझ में आ जाए आपको, हाँ भाई, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास इक्वेशन, ये बन जाएगी वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से लिखें आप,
वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर है 2s के, या फिर इस तरीके से लिखें, दोनों का मतलब बिल्कुल एक जैसा ही है। तो दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन का। ठीक है, इसमें कोई मसला परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।